ओके, सो बच्चा पार्टी वी हैव सीन कि भाई वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और करेक्ट तरीके से अगर हम वर्क डन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमेशा आपको या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लाना पड़ेगा या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में लाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना रहता है, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। हमने कॉस की जो जनरल वैल्यूज है वो देखी है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है शीतल, हाँ 0, ओके। कॉस 90 की वैल्यू, नया आई पिंकी, कॉस 90 की वैल्यू, सर आयु कॉस 90 की वैल्यू, तिवारी देखा देखा देखा, पांडे कॉस 90 की वैल्यू, कुंज, बस तुम लोग इतने ढीले पड़ जाते, हाँ नहीं, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू आरुष -1, ये आपके तमाम वैल्यूज हैं। कॉस 30 की वैल्यू एनीवन, कॉस 30 की वैल्यू नहीं, √3/2, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये तमाम कुछ शायद मैंने वैल्यूज लिखाई थी, उनको प्लीज जरा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका काम आएगा ये, ठीक है, सवाल सॉल्व करने में। ओके, तो अभी देखो वर्क डन क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। अभी समझो भाई साहब, हम एक कृष्ण मात्रे को उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं, इसके ऊपर डाल दे रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट एम आई डूइंग एक्चुअली, इफ सो आई एम डूइंग वर्क, व्हाई एम आई डूइंग वर्क, हाँ क्यों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको उड़ाने के लिए, तो उसका एक जो वेट है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो आई एम वर्किंग अगेंस्ट दैट फोर्स। व्हेनेवर यू आर वर्किंग अगेंस्ट अ सर्टेन फोर्स, ठीक है, बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर भाई साहब अभी मैं किस मात्र को वहां से धक्का दे दूं तो उसका हाथ पैर टूट सकता है, ठीक है। तो अगर समझ लो भाई साहब कोई ईंटा लिया है आपने, ईंटा जब तक भाई साहब जमीन पे पड़ा हुआ है इट्स हार्मलेस, ठीक है। सो लॉन्ग एज अ स्टोन और द ब्रिक इज लाइंग ऑन द ग्राउंड इट इज हार्मलेस। द मोमेंट यू पिक इट अप एंड पुट इट समवेयर ऑन द टॉप, और उसको थोड़ा सा भी स्लाइड कर देंगे तो भाई साहब बहुत हार्मफुल हो सकता है। वो जिसके भी ऊपर गिरेगा वो टूट जाएगा, ठीक है। अगर किसी इंसान के ऊपर गिर गया तो भाई साहब मर भी सकता है इंसान, ठीक है। तो हो क्या गया, व्हाट चेंज हैज हैपेंड, समथिंग विच वाज हार्मलेस व्हेन इट वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम सो डिस्ट्रक्टिव। सो भाई साहब क्या उसके अंदर माल मसाला चेंज हो गया है, नहीं, वही भाई साहब मिट्टी का बना हुआ वही चीज़ है। सो इट्स नथिंग दैट हैज चेंज्ड, इंटरनल कॉम्पोजिशन उसकी कुछ चेंज नहीं हुई है। तो अचानक भयानक में क्या चेंज हो गया है, सो यू हैव बेसिकली डन व्हाट, यू हैव डन वर्क, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आप वर्क डन कर रहे हैं। सो यही चीज उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, ठीक है, एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपके घरों में जो बिजली आ रही है या जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये भाई साहब आपका समझ लो कोई लेट्स से एक नदी है, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अ, ये नदी है भाई साहब, ये ऐसे फ्री फ्लो में जा रही है, ठीक है भाई। तो लेट्स से हमने यहाँ पे डैम बना दिया, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस डैम, तो अभी नदी का हमने जो फ्री फ्लो था उसको स्टॉप कर दिया। सो व्हाट विल हैपन नाउ, सो इट विल स्टार्ट माउंटिंग अप। अब भाई साहब नदी का हाइट बढ़ने लगेगा, नदी का हाइट बढ़ गया भाई साहब, अभी क्या होगा, यहाँ पे एक स्लाइडिंग रहेगा ऐसा। हम जैसे इस पानी को छोड़ेंगे बहुत जोर से नीचे आएगा, और नीचे की तरफ आपके बड़े बड़े क्या होंगे मैग्नेटिक टर्बाइंस होंगे। दीज विल बी ह्यूज मैग्नेटिक टर्बाइंस। द मोमेंट दे कम डाउन दे विल बी कमिंग डाउन विद अ ह्यूज स्पीड। आपने देखा रहेगा आपके बिल्डिंग में जो स्लोप है उसमें से जब पानी आता है बहुत ज़ोर से आता है, किसी पहाड़ से जब झरना गिरता है तो बहुत ज़ोर से गिरता है भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से भी बहुत ज़ोर से गिरेगा क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर है। तो आपने कर क्या दिया, पहले इसका क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। एनी मूविंग बॉडी विल ऑलवेज हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपने इसके काइनेटिक एनर्जी को रोक दिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, यू हैव कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। आपने भाई साहब इस मूविंग स्ट्रीम के काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप बॉडी की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पहले ये था भाई साहब स्ट्रीम, अभी भाई साहब यहाँ लेकर गए इसको, तो आपने बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अभी जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो आप फिर से क्या कर रहे हो, इसको मूविंग में ला रहे हो,
तो इसको आप फिर से किस में कन्वर्ट कर रहे हो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना और काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये मैकेनिक्स में चलता ही रहेगा। आपके इस वाले चैप्टर में ज़्यादा करके हम वर्क और एनर्जी को जब को रिलेट कर रहे हैं तो इसी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बातें करेंगे। हालांकि एनर्जी कन्वर्जन आपको तमाम चीज़ों में दिखेगी। अभी जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये फैन घूम रहा है, ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, ये भाई साहब आपका लाइट चल रहा है तो लाइट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्जन्स के अलग अलग तरीके हैं। इस चैप्टर में आप स्पेसिफिकली पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के इंटर कन्वर्जन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये भाई साहब बहुत जोर से जाएगा ऐसे, ठीक है, इट विल मूव विद अ ह्यूज स्पीड। और जब ये जाएगा तो यहाँ पे बड़े बड़े मैग्नेटिक टर्बाइंस होते हैं, ठीक है। आपने अभी हाल ही में बहुत सारे बाढ़ के सीन्स देखे होंगे, है ना, कोई भाई साहब ट्रक को बहा ले जा रहा है, कोई भाई साहब पूरा मतलब आपने देखा रहेगा जब बाढ़ आती है तो भाई साहब पुल का पुल पूरा टूट जाता है, ठीक है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है, ठीक है, एक पूरा बिल्डिंग गिर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये बहुत जोर से पानी जाएगा तो ये जितने भी मैग्नेटिक टर्बाइंस है ये बहुत जोर से घूमेंगे और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, आप आगे चल के पढ़ेंगे, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड, यही इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक सप्लाई हो रही है। तो आप देखो कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। पहले तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी का भाई साहब मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी का भाई साहब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तमाम कन्वर्जन्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वर्क और एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ही मसला है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटर कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन potential energy gets converted into kinetic and simultaneously when kinetic gets converted into potential and vice versa. Clear है? Are we clear on this one people? So let's just keep it simple here, ठीक है? Okay. So आपका भाई साहब फॉर्मूला फॉर वर्क क्या हो जाएगा? What will be the formula for work? Work and energy. तो वर्क डन भाई साहब क्या हो जाएगा? Is work done while reading a newspaper? ये हो गया ना भाई साहब? अरे बाप रे बाप, ये तो हो ही गवा है भाई साहब। कहाँ तक थे हम, कहाँ तक थे ये वाला ना। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, वी विल गो इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी में अ स्ट्रॉन्ग पर्सन डेफिनेटली हैज मोर एनर्जी, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैपेसिटी, एनर्जी इज व्हाट, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब एक स्कूटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग 3 लोग, ठीक है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग को बैठा के चल सकते हैं, मतलब एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस रहेगा। इनके भाई साहब तो 4 लोगों को बैठा के जाते हैं। भाई साहब मैं देख रहा था उस दिन एक लड़का बैठा हुआ, मतलब एक बम्पर आ जाएगा वो उड़ जाएगा, 4 लोगों को लेकर जा रहा है वो तेरा भाई। ओके, बोल चुका हूँ मैं उसको भी भाई ऐसा मत चला। खैर, तो आपका जिस 2 व्हीलर पे आप चल रहे हैं, तेरा कमेंट अगर बंद नहीं हुआ ना तो मैं बोलूँगा तू घर चले जा। So every vehicle और every body will have a capacity to do work. अगर आप देखोगे एक स्कूटर का भाई साहब एक कैपेसिटी है टू डू वर्क, ठीक है, मतलब एक स्कूटर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को ले सकता है, 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप देखेंगे एक 4 व्हीलर है, मोर पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन इट। एक ट्रक भाई साहब उसमें और ज़्यादा लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे व्हीकल का अपग्रेडेशन होता रहता है वैसे वैसे उसका कैपेसिटी टू डू वर्क भी होता रहता है, ठीक है। So what is energy? Energy is the capacity to do work, ठीक है। Energy is basically the capacity to do work. तो आपका भाई साहब, a weak person will not be able to pull this up, but a strong person will be able to pull this work because his capacity to do work is more than this person, ठीक है। So the capacity of a body to perform work is called its energy. और यहाँ पे हम work मतलब प्रॉपर फिजिक्स के टर्म्स में वर्क की बात कर रहे हैं, जहां पे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क इन प्रॉपर फिजिक्स टर्म्स, ठीक है। आप भाई साहब कोई मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज वर्क डन। वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जहां पे आपने कोई फोर्स लगाया है और उस फोर्स के चलते बॉडी में किसी ना किसी टाइप की कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है, तभी हम बोलेंगे वर्क डन हुआ है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एनर्जी, आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी है। देखो भाई साहब, आपका विंड एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई साहब, व्हाट इज हैपनिंग?
सो लेट्स फोकस ऑन मैकेनिकल एनर्जी। आपका इस चैप्टर में हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बातें करेंगे, ठीक है। वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी मैकेनिकल फॉर्मेट, ठीक है। मैकेनिकल मतलब मूविंग और एट रेस्ट, ठीक है, मूविंग और एट रेस्ट, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। हालांकि बहुत सारे फॉर्मेट्स में एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी है, बहुत सारे तमाम फॉर्मेट्स में एनर्जी एग्जिस्ट करता है। बट हेयर इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी एनर्जी इन टू फॉर्मेट्स, दैट इज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों किस चीज़ के पार्ट है? मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है, ठीक है। बोथ आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी, potential energy, an object can have energy because of its specific state और position। तो अगर एक बॉडी की भाई साहब उसके पोजीशन के वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे ये कैमरा रखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, तुम लोग जैसे जाओगे, मैं ए भाई आराम से आराम से आराम से, ऐसा मैं बोलता हूँ, राइट? वाई? बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट हिट एंड इट माइट फॉल, एंड इफ इट फॉल्स इट विल ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे रखा रहेगा तो सेफ रखा रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो गया इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो गया? द सेम कैमरा इज देयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स पोजीशन देयर एंड इट्स पोजीशन हियर? यहाँ पे उसकी भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। अगर वो वहाँ से गिरता है तो वो टूट सकता है। अगर मैंने इसको ज़मीन पे रख दिया तो भाई साहब कोई खतरा नहीं है, ठीक है, उसको टूटेगा नहीं, इट विल नॉट ब्रेक, बिकॉज उसको कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इट डजंट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी। तो एन ऑब्जेक्ट which can have energy because of its specific state और position। अभी इस चीज़ को समझिए, सिर्फ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं तो ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है, और भी बहुत तरह तरीक़ों से पोटेंशियल एनर्जी आता है। आपने एक रबड़ बैंड लिया और एक भाई साहब वो आप लोग खेलते होंगे, ठीक है, वो एक पेपर को आप मोड़ लो ऐसे, और मोड़ कर भाई साहब उस रबड़ बैंड में फंसा लो और इसको ऐसे दांत में उस पेपर को दबा के रखो और इसको छोड़ो, चट से सामने वाले को पटाख से लगेगा, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वाई, उसको भाई साहब मोशन कहाँ से मिल रहा है? दैट स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच यू हैव राउंडेड अप, पुट इट इन योर माउथ और बिटवीन योर टीथ एंड यू बेसिकली रिलीज इट, कर चुके हो ना भाई साहब, ठीक है। तो सामने वो चटका लगेगा टाक से, ठीक है। तो अगर ये लग रहा है तो उसमें अचानक से भाई साहब कहाँ से स्पीड आ रही है? आपने कोई मोटर तो इंस्टॉल किया नहीं है उसमें, तो आपने किया क्या है भाई साहब? यहाँ पे जो आपका रबड़ बैंड है उसकी इलास्टिसिटी को आपने यूज़ किया है। रबड़ बैंड बेसिकली एक इलास्टिक चीज़ होता है ना। अगर आप ऐसे भी मारोगे चट से लगेगा, है ना, रबड़ बैंड ऐसे भी। तो इसका भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो? इसकी इलास्टिसिटी को एक्सटेंड कर रहे हो, इस पेपर को आप पीछे लेकर जा रहे हो, इसमें आप स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हो, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे पट्ट से आगे जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ज़रूरी नहीं है कि किसी बॉडी को अगर हम किसी ऊपर हाइट तक लेकर जाए तो ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। अगर आप किसी बॉडी के पोजीशन को चेंज करते हैं तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। जैसे जब आप साइकिल चला रहे हो, आपको ढलान मिली है, आप पैडल नहीं करोगे, है ना, आराम हो जाएगा भाई साहब, जाने दो, अपने भी जाएगा, ठीक है। तो ढलान में आपको पैडल क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि ढलान में आप ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़्यादा है, तो आप उस एनर्जी से ही मूव कर लोगे, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज ऑलरेडी अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। जैसे भाई साहब तीर है, तीर धनुष देख चुके हो भाई साहब, ये आपका तीर धनुष है, ये आपका भाई साहब स्ट्रिंग है। आप करते क्या भाई साहब? अगर आपने यहाँ पे तीर लगाया और ऐसे छोड़ दिया इसको, क्या होगा? नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को भाई साहब खींच कर आप छोड़ोगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है। सो व्हाट हैव यू डन? इसकी इलास्टिसिटी को यूज़ करते हुए आपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दी, ठीक है। जैसे आप इलास्टिसिटी को यूज़ करते हो तो आपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दी, अब ये फटाक से जाएगा आगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके किसके हो गए भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी के हो गए। ऑल दीज आर बेसिकली फॉर्मेट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? समझ में आ रही है? सो एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्टेट में है भाई साहब ऑब्जेक्ट, तो उसके वजह से देखो, जैसे समझ लो आइस है, उसका एक स्पेसिफिक स्टेट होता है, और वाटर है, उसका एक स्पेसिफिक स्टेट होता है। अगर आपने आइस को भाई साहब यहाँ पे रख दिया, ये वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर समझ लो आपने टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, क्या ये इधर उधर जाएगा? नहीं जाएगा।
लेकिन उतना ही पानी अगर आप रख दोगे तो क्या वो वहाँ पर ठहरा रहेगा? नहीं, वो इधर उधर जाएगा भाई साहब, इट विल फ्लो इधर, ठीक है। सो इसका मतलब उसके स्टेट के वजह से उसकी मूवमेंट हो रही है। एक आइस जो सॉलिड पीस है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मूव नहीं कर रहा है अनटिल अनलेस आपका टेम्परेचर मतलब वो फटाक से पानी में कन्वर्ट हो जाए। जो फ्रीजर में जो आइस है वो एक ही जगह पे रहता है ना भाई साहब, ठीक है, इट डजंट मूव। तो अगर आप पानी को रखोगे तो पानी मूव करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्टेट की वजह से, उसके स्टेट के वजह से जो ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इसको भी हम क्या बोलेंगे भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो दीज आर नोन एज पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है। तो जैसे आपका देख लो भाई साहब तीर धनुष, ठीक है, आपने अगर इस तीर को विदाउट स्ट्रेच किए हुए ऐसे ही छोड़ दिया तो ये भाई साहब नीचे गिर जाएगा। अगर आपने इसको स्ट्रेच करते हुए छोड़ा तो ये आगे जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ बॉ इज स्ट्रेच्ड इट इज एट अ स्पेसिफिक स्टेट। तो भाई साहब यहाँ पे इसको आपने स्ट्रेच किया तो एक स्टेट पे आ गया, ये स्ट्रेच्ड स्टेट है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेच्ड स्टेट। जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया और आप इसको छोड़ेंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू अ वर्क डन ऑन द बॉ इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्ट्रेच करने में आपको फोर्स लगाना पड़ा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग। मैजिकली तो हुआ नहीं, आपको भाई साहब फोर्स लगाना पड़ा है और इसमें आपने वर्क डन किया है तो भाई साहब उसका लेंथ को आप बढ़ा रहे हैं, तो आप उस पर काम कर रहे हैं। और जब भी आप किसी बॉडी पे काम करते हैं तो वही काम उसमें स्टोर हो जाता है एज एनर्जी। When you are basically working on a body, that work done gets stored in that body in the form of energy. So here, due to change of state, what is happening? The work done on the bow is getting stored as potential energy. Work done on the bow is stored as potential energy. Are we clear? Clear on this one, people? समझ में आ रहा है ये? Okay. The potential energy is then used by the bow to throw off the arrow. यही पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब यूज हो रही है बाय द बॉ टू थ्रो द एरो। तो यही पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप इसको छोड़ेंगे भाई साहब, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होगा। दिस विल बेसिकली गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल हम? ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे समझो भाई साहब आप सीढ़ियों से जाते हुए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर बेसिकली गोइंग अप, अ मैन क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस चेंजेस हिज पोजीशन। आप पहले नीचे थे, आप भाई साहब ऊपर चले गए, ठीक है। अगर भाई साहब यहाँ से आप कूदते हैं कुछ नहीं होगा, वहाँ से कूदेंगे तो हड्डी पसली टूट सकती है भाई साहब, ठीक है। यू माइट फेस एन एक्सीडेंट, यू माइट फ्रैक्चर अ बोन, ठीक है। सो वाई? बिकॉज नाउ यू हैव गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी बाय द चेंजिंग द पोजिशन ऑफ योर बॉडी। और वॉट आर यू डूइंग? वर्क डन आप कैसे कर रहे हैं इसमें? अपनी बॉडी पे कैसे वर्क डन कर रहे हैं? क्या आप सीढ़ियों से बड़े नाचते हुए ऊपर जाते हैं कि हाँफते हुए ऊपर जाते हैं? हाँफते हुए जाएंगे ना भाई साहब। 40 सीढ़ियाँ आपको चढ़ने बोलेंगे तो आप हाँफ जाएंगे, तो इसका मतलब आप काम कर रहे हैं ना कुछ काम। क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को भाई साहब ऊपर लेकर जा रहे हैं। यू आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। आपकी बॉडी ग्रेविटी से खिंची हुई है। आप जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बेसिकली पुलिंग योर बॉडी अपवर्ड्स, ठीक है। सो ये आपका क्या कर रहा है भाई साहब? दिस इज स्टोरिंग एनर्जी इन द बॉडी। और यही एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पांडे जी एक काम कीजिए ना। ओके, समझ में आ रहा है? ये कौन कर दिया? हाँ, कहाँ हो गई मक्खी? ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे आपका, आप भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, कोई नाचते हुए ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, लिफ्ट में है तो आप नाचते रहिए भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लिफ्ट अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई में सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अ वर्क डन बाय यू एंड दिस विल एग्जॉस्ट यू बेसिकली, ठीक है। सो वेयर इज दिस वर्क डन गेटिंग स्टोर्ड? इन योर बॉडी इटसेल्फ। आपकी बॉडी में ही ये स्टोर हो जाता है। इन केस आप यहाँ से छलांग मारते हैं तो वैसा फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में अभी एनर्जी आ गई है। ये देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैम थी वहाँ पे? मैथ्स वाली मैम कोई दिया ना तूने? ठीक है, थैंक यू। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? अ मैन क्लाइंबिंग स्टेयरकेस चेंजेस हिज पोजीशन। तो भाई साहब वो बॉटम से भाई साहब ऊपर तक जा रहा है तो देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन। हैज ही डन वर्क? यस, ही हैज डन वर्क। अगेंस्ट व्हाट ही हैज डन वर्क? ग्रेविटेशनल भाई साहब जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट में उसने काम किया है, तो उसके बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हम भाई साहब? क्लियर हम? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे
एक हो गया स्पेसिफिक स्टेट और एक हो गया भाई साहब पोजीशन। स्पेसिफिक स्टेट मतलब जैसे आपने इसको खींचा, ठीक है, किसी रबर बैंड को खींचा, ये हो गया आपका स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है। और पोजीशन मतलब आप ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली पोजीशन। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। सो द वर्क डन बाय द मैन इज स्टोर्ड इन हिज बॉडी इटसेल्फ एज पोटेंशियल एनर्जी। उसके ही बॉडी में ये स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियरम 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। अगर ये भाई साहब नीचे कूदा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ही माइट फ्रैक्चर अ बोन, ठीक है, बिकॉज यस द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैन इज नाउ यूज्ड टू फॉल डाउन एंड दिस विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। The energy stored in an object because of its specific state or position is called as potential energy। आपने वो देखा है कैटापल्ट जिसको बोलते हैं, गुलेल बोलते हैं हम इसको। ये मतलब ऐसा एक पेड़ की टहनी होती है, उसमें से हम एक ऐसा रबर बैंड बांधते हैं और इसको वैसा एक ईंटा रहता है, इसको ऐसे फेंकते हैं इसको, ठीक है। सो कैटापल्ट बोलते हैं इसको। ये इस तरीके का होता है भाई साहब। ये आपका एक पेड़ का टहनी होता है, ठीक है, पेड़ की डाल से बनाते हैं और यहाँ पे एक रबर बैंड होता है ऐसा, और ये ऐसे होता है, यहाँ पे हम ईंटा डाल के इसको खींचते हैं और ये आगे जाता है ईंटा, ठीक है, ओके। सो ये भी आपका एक टाइप का क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है, या पोजीशन। स्पेसिफिक स्टेट या पोजीशन के वजह से बॉडी में जो एनर्जी होती है, जैसे जैसे कोई फास्ट बॉलर है भाई साहब, फास्ट बॉलर है, बहुत लंबा रनअप लेगा, ठीक है। लंबा रनअप क्यों ले रहा है, क्योंकि उतना ही दौड़ के वो आएगा, और जितनी दौड़ के आएगा वो उतनी बॉडी में वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब जो बॉल वो फेंक रहा है उतनी ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी जितना ज़्यादा उसका रनअप होगा। और फास्ट बॉलर जनरली जब आता है, देखो पिच पे भाई साहब थोड़ा सा उछलता है वो, है ना, ऐसे थोड़ी आता है, ऐसे भाई साहब आके बॉल डाल दिया, है ना, दौड़ के आया 1 मील तक और फिर ऐसे आके बॉल डाल दिया, ऐसा नहीं होता ना। ही विल बेसिकली जंप अ लिटिल, ठीक है, वो जंप करेगा थोड़ा सा। ये सारे तमाम एक्शन से वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो अपने बॉडी के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, ताकि जब वो बॉल को रिलीज करे उसमें मैक्सिमम स्पीड गेन हो, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड गेन हो। जैसे वो बॉल को रिलीज करे मैक्सिमम स्पीड गेन हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ पोटेंशियल इज बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, अरे क्या हो रहा है, ओके, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भाई साहब अगर, बाप रे ये सब मत करने जाना भाई साहब, तो अगर हमने यहाँ पे एक बॉल को फेंका ऊपर, ठीक है, सो व्हाट हैज द बॉल गेन्ड, द बॉल हैज गेन्ड पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट हैज गेन्ड हाइट, ठीक है, इट हैज गेन्ड हाइट। सो दिस इज बेसिकली अ हाइट गेन। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, किसी को याद है भाई साहब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ बॉडी विच इज थ्रोन अपवर्ड्स बाय अ हाइट h? नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? बट हाँ बोल बोल, शायद सही बोल रहा है। नहीं फ्री फॉल नहीं, तूने कुछ बोला सही लगा मेरे को। और कोई भाई साहब, एनीवन? अगर आप कोई बॉडी है जिसका मास है m और आप उसको हाइट h पे लेकर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। ये हो जाएगा उस बॉडी का भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी। मास मतलब मास, वेट नहीं भाई साहब, ठीक है। m इंटू जी, इसको आप वेट बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका h, ठीक है। मास मतलब मास होता है, कितना है तुम्हारा वेट? 35। इज ही राइट और रॉन्ग? ही इज रॉन्ग, इट्स नॉट हिज वेट, इट्स हिज मास, ठीक है। अगर ये 35 kg के हैं तो इट इज हिज मास, नॉट हिज वेट। अगर आप बोलेंगे भाई साहब 35 इंटू 9.8 दैट इज हिज वेट, अप्रॉक्सीमेटली 350 न्यूटन है इनका वेट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर मैंने इसको 10 मान लिया तो कितना आ जाएगा? 350 न्यूटन। सो हिज वेट इज 350 न्यूटन, हिज मास इज 35 kg। फिजिक्स में मास और वेट का बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस है। हर बार जब भी आप इन वर्ड्स को यूज करते हैं यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। आपको 11th और 12th में भी भाई साहब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वरना, ठीक है। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम ही है, केमिस्ट्री में मास और वेट का कोई डिफरेंस नहीं है। जिसको हम मास बोलते हैं उसी को हम वेट भी बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट का बहुत खास डिफरेंस है, ठीक है। और हर बार हम वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। तो अगर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की क्या होती है? mgh। ये पोर्शन क्या हो जाएगा बोलो? ये तो मास हो गया, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। क्या मैं इसको वेट बोल सकता हूँ? दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वेट बिकॉज मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अल्टीमेटली वॉट? वेट, ठीक है। वेट इंटू हाइट, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है।
So expression for potential energy of a body will be weight into its height. Clear भाई साहब? Okay. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आप देख चुके हैं वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इस बॉडी को, इस बॉल को अगर मैंने ऊपर फेंका है तो किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स. इस बॉल का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? m इंटू जी. ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी इट्स वेट. And weight is what? The force with which the body attracts, the earth attracts the body. What is your weight? Your weight is basically the force with which you are attracted towards earth. Gravitation में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है? तो force is the force with which earth attracts a body. The force with which earth attracts a body is called its weight. ठीक है भाई साहब, ये वेट हो जाएगा. तो आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? वेट किस तरफ होता है? हमेशा डाउनवर्ड्स. अगर आप उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? उसके वेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. क्लियर? सो जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं बॉडी में भाई साहब क्या स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी. वेन एवर यू आर वर्किंग अगेंस्ट अ फोर्स द बॉडी विल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी. जैसे आप तीर कमान है भाई साहब, ठीक है, तो तीर का इसको आप खींच रहे हैं, आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? इसके नॉर्मल लेंथ के अगेंस्ट. भाई साहब नॉर्मल लेंथ तो ऐसा था, अब आप इसको भाई साहब खींचातानी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसके इलास्टिसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आपका भाई साहब बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा. अगर किसी बॉडी को आपने नीचे रखा है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. जैसे आप उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं भाई साहब? उसके वेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. You are continuously applying a force to pull it up. So what exactly are you doing? You are working against the weight of the body or the force with which the body is attracted towards earth. Clear है? समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा. और यही भाई साहब जब आप ऊपर तक जाएंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू m इंटू जी इंटू एच. तो यहाँ पे फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो क्या कर रहा है? m इंटू जी, और ये हो गया भाई साहब h. ठीक है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? m g h. आर वी क्लियर? हम थ्रू दिस वन हम पीपल, हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके पीपल, सो ए भाई वो बंद कर दो ना प्लीज. तो आपका यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी, हमने देखा है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे भाई साहब फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ, और आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है. ठीक है, तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mg इंटू एच, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी. तो जैसे ही इस बॉडी को आप गिराएंगे तो ये वेलोसिटी गेन करेगा, जोर से नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज कंटिन्यूसली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब? पिंकी, potential energy is continuously getting converted into kinetic energy. ठीक है, so work done is stored in the form of potential energy. जो काम आप इस बॉडी पे कर रहे हैं वो इसमें स्टोर हो रहा है as potential energy, and the body lands up, it gets converted into kinetic energy. ठीक है, तो potential energy भाई साहब F होता है क्या? आपका फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ है? हाइट h, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मास इंटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो m इंटू जी इंटू एच. ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट h. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू जी इंटू एच. तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया भाई साहब mgh. डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूव्ड? क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं. देखो देखो, इसको ऐसे समझो. समझ लो आप इस हाइट h पे गए हैं. ठीक है, आप समझ लो भाई साहब सीढ़ियों से चढ़ते हुए गए हैं या लिफ्ट से गए हैं. दो तरीका है. ठीक है, आप भाई साहब ऐसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए इस हाइट तक गए हैं, और एक भाई साहब स्ट्रेट लिफ्ट से गए हैं. आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगा? mgh होगा. इट डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ दैट यू हैव चोजन इन ऑर्डर टू, आप जिस हाइट तक गए हैं सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, सो डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी
depend upon the path along which the body is moved? No, it doesn't. ठीक है, it only and only depends upon the height that the body has gained. It will not depend upon the path by which the body has been moved to that height. Are we clear on this one? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई साहब अगर मैं सीढ़ियों से चल के जाऊं तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन मैं अगर लिफ्ट से होकर जाऊं तो मैं नहीं थकूंगा. तो इसका मतलब मैं वर्क डन कर रहा हूं यहाँ पे और यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है. यस, आप यहाँ पे वर्क डन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट वर्क डन कर रहा है. ठीक है, लिफ्ट भाई साहब आपका वर्क डन कर रहा है. आपका अगर लाइट चला जाए और जनरेटर ना चले बिल्डिंग में तो लिफ्ट मूव होगा? नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि लिफ्ट को हमेशा एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तभी तो इस एनर्जी को वो अंजाम दे सकता है. ठीक है, द रीजन वाई यू डोंट फील टायर्ड इवन आफ्टर क्लाइंबिंग अ हाइट by using the lift is because the lift is doing the work for you. Here you are doing the work for yourself. लेकिन दोनों का ही work done same होगा, that is mgh. It will not depend upon the path. It will only be dependent on the height that the body has gained. Clear है? समझ में आ रहा है? So does the gravitational potential energy of the body depend upon the path along which the body is moved? So the answer is no. It is only dependent on the height which the body has gained. ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई क्वेश्चंस यहां तक भाई साहब? एनीवन? ओके, सो जैसे समझ लो भाई साहब आपका ये एक बॉडी ए है जो बेसिकली बी तक गया. कितना हाइट गेन किया इसने? एच. ठीक है, तो ये भाई साहब आपका एच हाइट गेन किया. वर्क डन इन मूविंग द बॉडी along the path AB to rise it to a height h will be equal to how much? F into h, that is mgh. सिंपल, समझ में आ रहा है ये? सो ये हो गया आपका वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नाउ इफ केस 2 आपका देखो, केस 2 यहाँ पे कैसा है? बॉडी को आप ऐसे लेकर जा रहे, ठीक है, ऐसे लेकर आए यहाँ तक. ठीक है, फिर भाई साहब आपने ऐसे किया, फिर भाई साहब आपने ऊपर बी, ए से आप बी तक गए, बी से आप सी तक गए, अभी सी से आप कहाँ तक जा रहे हैं भाई साहब? डी तक. क्लियर है? समझो इस चीज को. आप ए से बी तक आए, फिर बी से सी तक मूव किया हॉरिजॉन्टली, फिर सी से डी तक गए, वही हाइट आपने कवर किया है. तो आप उसी हाइट तक जा रहे हैं बट बाय डिफरेंट पाथवेज. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हाइट? अभी लेट से आप ई तक आए, कितना हो गया आपका हाइट? वही गेन हुआ है आपका एच. ठीक है, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? सेम एज mgh. इसी हाइट से आपको मतलब है, चाहे कैसे भी टेढ़े मेढ़े पथ से आप वहां पे जाओ, any path that you take in order to gain the height, it will always be mgh. Are we clear on this one, people? Potential energy is independent of the path. It will only be dependent on the height that you have gone up by. It will not be dependent on the path. Are we clear to this one, people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, work done in moving the body along the path AE to rise it to a height will be how much? This will be equal to f into h, that is m into g into h. तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी. Thus the work done against gravity is independent of the path along which the body is moved. ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूव एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी. इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे ही डिपेंड करेगा. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? ठीक है, ओके. सो व्हेन अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ. तो भाई साहब ये फुटबॉल ऐसे जा रहा है, कर्व्ड पाथ. ठीक है, कर्व्ड पाथ एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड. ग्राउंड में आया. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉल. कितना वर्क डन हुआ है? हाउ मच इज द वर्क डन? कुछ नहीं दिया हुआ है तुमको. फुटबॉल का मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, कितने हाइट तक फुटबॉल गया है ये दिया हुआ है. तो भाई साहब फिर आप सोचो, फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं दिया है. हाँ, लेकिन mgh के लिए भी भाई साहब आपको m तो जानना जरूरी है ना, g तो जानना जरूरी है, h भी जानना जरूरी है. ये सब कुछ भी टर्म्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ और ही आंसर आने वाला है जिसका डिपेंडेंसी ना m पे है, ना g पे है, ना h पे है. इसका मतलब आंसर 0 आने वाला है ना? क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका देखो हाइट गेन कितना हुआ. यहां से आपने देखा ये बॉल यहां पे लैंड हुआ. आप बोलेंगे भाई साहब ये हाइट गेन हुआ. नहीं, आपका इनिशियल पोजीशन क्या है? ये. फाइनल पोजीशन क्या है? ये. इज देयर अ हाइट गेन? नो. सो व्हेन अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल इट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ एंड देन फॉल्स टू द ग्राउंड.
तो यहाँ पे भाई साहब ग्राउंड में वो गिर चुका है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे हाइट गेन आपका जीरो है, वर्क डन इज जीरो, ठीक है, क्लियर है। इफ इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, अगर आपका यही सिचुएशन होता कि बीच में कहीं पे है तो आपका वर्क डन होता था, अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग वर्क डन होता था, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया है कि इट हैज लैंडेड अप ऑन द ग्राउंड, देन वर्क डन इज जीरो, बिकॉज द मोमेंट इट लैंड्स अप ऑन द ग्राउंड, बताओ जब वो चालू कर रहा है, जब वो बॉल ऊपर गया, मतलब जस्ट स्टार्टिंग पोजीशन पे एच की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू जीरो, जीरो। जब वो लैंड कर रहा है ग्राउंड पे तो एच की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, m इंटू जी इंटू जीरो, तो ये भी हो गया आपका जीरो, ठीक है। क्लियरम। So when a player hits a football, it rises up along the curved path and then falls to the ground. Then the work done by the force of gravity W will be equal to mgh, where h is equal to 0. तो आपका भाई साहब m इंटू जे एच जी इंटू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, वेट जीरो नहीं हुआ है, लेकिन हाइट गेन आपका जीरो है। ग्राउंड से गया, ग्राउंड पे आया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। दस नो वर्क इज डन एज डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो, ठीक है। आर बी क्लियर भाई साहब। अब पॉटर मतलब जो भाई साहब ये आपका क्या कहते हैं, मट्टियों के घड़े वगैरह बनाता है, ठीक है। अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट इन हिज हेड 1.5 मीटर, तो ये भाई साहब आपका कुली हो गया, ठीक है। इसने लगेज अपने सर पे रखा, ठीक है। कितना आपका भाई साहब, अ पॉटर लिफ्ट्स अ बैगेज ऑफ, ये 15 kg का बैगेज है, ठीक है, एंड एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, उसका हाइट भाई साहब 1.5 मीटर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, तो भाई साहब ऊपर से नीचे वो रख रहा है ऐसे, पुट्स इट ऑन हिज हेड, व्हाट इज द वर्क डन। हाँ बोल mgh, तो वर्क डन मतलब कितना हो जाएगा mgh, बोलो m की वैल्यू कितनी 15 kg, g की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना 1.5, 15 10 जा हो गया भाई साहब 150, 150 15 जा होता है 225, है ना, 225। यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर। 1 न्यूटन मीटर कितना होता है भाई साहब आपका 1 जूल्स, तो दिस विल बी 225 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 225 जूल्स का काम उसने किया है। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर उसने अपने सर पे बोझा रखा और वो सामने की तरफ चल रहा है, कितना वर्क डन होगा, क्यों, नहीं, उसका रीजन ये नहीं होगा, वर्क डन जीरो जरूर होगा। समझ में आ रहा है, देखो जब उसने इस बक्से को या इस बोझे को भाई साहब जमीन से ऊपर उठाया, ही डिड सम वर्क, वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन 225 जूल्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन देखो भाई साहब, W विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 15 kg, g की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू h की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1.5 मीटर, ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन, 15 इंटू 10 हो गया भाई साहब 150 न्यूटन इंटू 1.5, तो 15 इंटू 15 हमको मालूम होता है 225 होता है, एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना 1 जूल, तो ये हो गया आपका भाई साहब 225 जूल की वर्क डन हो गई। अभी यही पॉटर या यही कुली अगर उस बोझे को लेकर सामने की तरफ चल रहा है तो वर्क डन जीरो होगा, क्यों, देखो उसने जब अपने सर के ऊपर बोझा उठाया तो फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, जब उस बोझे को उठा के सामने चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और वर्क डन होता क्या है भाई साहब, वर्क डन इज एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। फोर्स आपने कैलकुलेट किया जो भी है भाई साहब 225 नहीं, फोर्स आपका कितना होगा 150 न्यूटन, ठीक है 150 न्यूटन, आप समझ लो 2 मीटर गए, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो ये आपका वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। सो इज द पॉटर डूइंग वर्क, नो, in carrying the baggage and walking along with the baggage he is not doing any work, ठीक है। if he is carrying the baggage on his head and he is walking in a straight path he is not doing any work, but in if lifting the baggage from the ground up to his head he is doing work। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका कोई एंगल नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? नहीं, जब वो उठा रहा है भाई साहब, जब वो बोझे को सर के ऊपर उठा रहा है, फोर्स किधर लगा रहा है? इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया? 0 0 भाई साहब। फोर्स किस तरफ लगा रहा है? इस तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से भाई साहब इसका वैल्यू होगा, लेकिन जब वो बोझे को सर पे डाल के आगे चल रहा है तब कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अभी जो आपको एंगल मिल रहा है वो है 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो इट विल बी रिजल्टिंग इन 0 वर्क डन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो गिवन मास ऑफ लगेज कितना दिया हुआ है आपको? 15 kg। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ है? 1.5। वर्क डन आपको फाइंड करना है, तो m इंटू जी, ठीक है। तो वर्क डन हो गया भाई साहब आपका, सीधा सीधा mgh लिख दो फटाफट, 225 जूल्स आ जाएगा, ठीक है। सो देन द वर्क डन इज 225 जूल्स। हाउएवर इफ यू आर आस्किंग व्हाट इज द वर्क डन बाय हिम इन एक्चुअली कैरिंग द लगेज ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग लेट्स से 3 meters or 10 meters ahead, that case the answer will be 0, ठीक है। क्लियर? An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground, ठीक है। एक भाई साहब कोई ऑब्जेक्ट है और ये कितनी हाइट पे है, इसका मास कितना है? 12 kg। इट इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। क्लियरम भाई साहब? ओके। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना है भाई साहब? 480 जूल्स। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। गिवन आपको क्या दिया हुआ है? जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मालूम है भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? एम जी एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एम की वैल्यू डाली यहाँ पे कितनी है? 12 kg। जी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाइट आपको नहीं मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है भाई साहब? 480 जूल्स दिया हुआ है आपको। जूल्स मतलब न्यूटन मीटर, है ना। 480 जूल्स दिया हुआ है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 120 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, इनटू हाइट इज इक्वल टू 480 न्यूटन मीटर। हाइट की वैल्यू क्या? 480 न्यूटन मीटर अपॉन 120 न्यूटन। कैंसलम, ये हो गया आपका 4 मीटर। तो h की वैल्यू क्या हो गई? 4 मीटर। सो द हाइट विल बी 4 मीटर। क्लियर है? ओके। 12 इंटू 10 इंटू एच, तो आपका हो गया भाई साहब 4 मीटर का। क्या हो गया? फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground। हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। कितना एनर्जी हो जाएगा भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच? एम जी एच। एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 kg। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 6 मीटर है ना, ठीक है। तो ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, और न्यूटन इंटू मीटर हो गया आपका जूल्स। तो जो भी आंसर आएगा आपका दैट विल बी बेसिकली दी आंसर वा 588 जूल्स। क्लियर? हम अभी हम भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी सॉरी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मूवमेंट, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो चीजों से बना होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किन चीजों से बना होता है भाई साहब? सिर्फ मोशन, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से, ठीक है। आपका ले देकर सारे सवाल इसी पे बनेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हालांकि इस पूरे चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है, बट यू आर प्राइमरली गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। We are not going to talk about electrical energy or light energy or any other different format of energy. We are just going to talk about mechanical energy, which has got two components, potential energy and kinetic energy. Clear? काइनेटिक एनर्जी किससे जुड़ा होता है? एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी तभी होगा जब उसमें मोशन हो, ठीक है। इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन ओनली देन द बॉडी विल हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
अगर बॉडी मोशनलेस है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। इज वर्क डन बाय अ हैमर एट रेस्ट, अगर किसी हैमर को आपने रख दिया है, मतलब जिससे आप कीला ठोक रहे, अगर उसको आपने ऐसे रख दिया है, इज इट डूइंग एनी वर्क? नो। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग इट, ठीक है, तो इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क व्हेन इट इज एट रेस्ट। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग इट इन हैमरिंग अ नेल inside a furniture or maybe inside a wall, then what will happen? It will have energy. ठीक है, so it will have energy. Is it doing work now? Yes, because आपको दिख रहा है कि एक फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, जिस फोर्स की वजह से हैमर का मोशन हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। देयर इज एन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो मूविंग हैमर हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। Anything which has the capacity to do work is said to have energy. जिस चीज की भी भाई साहब कैपेसिटी हो डू वर्क करने की, उसको हम क्या बोलेंगे? द बॉडी विल पोजेस एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर भाई साहब? ओके, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जिस बॉडी में होता है उसके मोशन के चलते उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अ मूविंग कार बेसिकली हैज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रनिंग हॉर्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? इनकी जो घड़ी है, देखो घड़ी में ये वाला चीज जो होता है, जो मिडिल वाला होता है, ये किस लिए होता है? टाइम सेट करने के लिए। दैट इज ऑल दैट यू डू। ठीक है, घड़ी के अंदर क्या है? बैटरी है, बैटरी पे चल रही है, राइट? टाइम सेट करने के लिए ये जो मिडिल वाला पोर्शन आज आप यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ टाइम सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। एक हमारे टाइम पे जो घड़ियां होती थी उस पे ना आपको हर रोज दम देना पड़ता था। आप बोलते ना ये बेटा काम नहीं कर रहा, इसको दम दो, है ना? ये वहीं से आ रहा है ये फ्रेज कि भाई साहब ये घड़ी ना काम नहीं कर रही, इसको दम देना पड़ेगा। मतलब एवरी 24 आवर्स उसका एक स्प्रिंग होता था जिसको आपको वाइंड करना पड़ता था। स्प्रिंग देखा है आपने? स्प्रिंग को जब आप घुमाते हैं तो भाई साहब जैसे छोड़ेंगे तो वो घूमेगा ऐसे, है कि नहीं? भाई साहब समझ लो, स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे छोड़ेंगे तब से ऊपर जाएगा। इसी तरह से स्प्रिंग को अगर आप घुमाएंगे तो जैसे छोड़ेंगे तो वो अनवाइंड होगा, और वही अनवाइंड से वो घड़ी की सुइयाँ चलेंगी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? घड़ी के अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हुआ करता था स्प्रिंग्स का कि आप जब घड़ी को दम देते थे, ये जो आपको ये मिडिल वाला डायल दिख रहा है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते थे दम देने में। अगर मैं दम देना भूल जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसको वाइंड करना भूल जा रहा हूँ 24 आवर्स में, घड़ी अपने आप बंद पड़ जाएगी। ठीक है, फिर से मेरे को उसको भाई साहब चाबी देनी पड़ेगी। ठीक है, पुरानी कोई घड़ी रहेगी आपके घर में तो आप देखेंगे कि उस पर चाबी देना पड़ता है, उसको दम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना स्प्रिंग्स का अरेंजमेंट होता है, और स्प्रिंग्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि भाई साहब अगर आपने उसको सेट किया तो वो घूमेगा, और ये 24 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर से आपको उसको दम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले अनवाइंड होगा फिर वाइंड होगा। आप उसको वाइंडिंग कर रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे 24 घंटे तक धीरे धीरे अनवाइंड होगा। उसकी तीनों सुइयां जो चलेंगी वो आपके वाइंडिंग पे होती हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो गया। जब आप उसको दम दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने पेरेंट्स को भी पूछेंगे पहले के ज़माने की घड़ी के बारे में, तो आपको बताएंगे कि भाई साहब ऐसे ही होती थी घड़ियाँ। ठीक है, उसको भाई साहब रेगुलरली आपको दम देना पड़ता था। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली वाइंड इट अप, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग्स होती थी, और अगर आप इन 24 आवर्स इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि घड़ी खराब हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपने टाइमली उसको बेसिकली वाइंड नहीं किया है। ठीक है, तो जब आप वाइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? यू आर इन्फ्यूजिंग इट विद पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी पे उसकी तीनों सुइयां जो है तो मूव करेंगी, तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे ही छोड़ेंगे टप से ऊपर जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो आपने क्या किया? इस पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी। पोटेंशियल एनर्जी आप बोलेंगे भाई साहब इसका तो हाइट डिक्रीज हो गया है। नहीं, स्प्रिंग का अलग गेम है भाई साहब। ठीक है, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, उसको छोड़ेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, और अगर स्प्रिंग को एक्सपैंड करके छोड़ेंगे तो वो कंप्रेस होगा। ठीक है, दोनों केसेस में आप क्या कर रहे हैं? ईदर इन कंप्रेसिंग और इन एक्सपैंडिंग अ स्प्रिंग, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली आप वहां पे क्या डाल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये बेसिकली आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? ओके, expression for kinetic energy. Now what is basically kinetic energy? The energy which is possessed by a moving body
द एनर्जी विच इज possessed by a moving body is called kinetic energy. clear भाई साहब, ठीक है. Energy possessed by a moving body is called kinetic energy. So let's say there is an object which has got mass m and initially it is at rest. मतलब इसका u initial velocity भाई साहब कितना हो जाएगा, 0, ठीक है. Now let's say I make it move. When the force F is applied, it is set into motion and it reaches a point B. ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया और it reaches a point B. ठीक है, okay. So let the displacement be S and the time t and the final velocity कितना हो गया भाई साहब आपका V. क्लियर भाई साहब, ओके. तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. पढ़ चुके हैं आप भाई साहब, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है भाई साहब, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं. तो इस s को आप क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस f को आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली आपका u यहाँ पे क्या है, 0 है. क्यों, क्योंकि बॉडी है स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. तो आप s को क्या लिखेंगे, हाफ ए टी का स्क्वायर भाई साहब, क्योंकि आपका u 0 है ना. आपने अभी देखा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, s की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ए टी का स्क्वायर, और f का वैल्यू क्या हो गया भाई साहब, f का वैल्यू है m इंटू ए. तो अभी अगर हम यहाँ पे वर्क डन देखेंगे, सो दिस विल बी m इंटू ए इंटू हाफ ए टी का स्क्वायर, है ना भाई. सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ m ए स्क्वायर और t का स्क्वायर, है कि नहीं. क्लियर है, इतना आ रहा है आपका, हाफ m ए स्क्वायर टी स्क्वायर. क्या यहां तक सब लोग समझ पा रहे हैं भाई साहब, इज दिस क्लियर टिल हियर. चलिए फिर से देख लेते हैं. ठीक है, देखो कोई बॉडी है, एक बॉडी को हम मूव करा रहे हैं, एक बॉडी को हमने, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई साहब, 0 है. इस बॉडी पे अपने फोर्स लगाया F, इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ A, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई V, और इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होता है भाई साहब, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके क्या क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या है भाई साहब, u स्क्वायर प्लस 2as, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the displacement, t is the time, and what else, anything else, a is the acceleration. ठीक है, क्लियर है. ओके, अगर मैं इसको उठाऊं यहाँ पे, ठीक है, s यहाँ पे u की वैल्यू क्या है भाई साहब, 0, क्योंकि इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट. एनी बॉडी विच हैज एन इनिशियल कंडीशन ऑफ बीइंग एट रेस्ट will always have initial velocity as 0. ठीक है, तो आपका भाई साहब s की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, u t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. तो s की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, हाफ ए टी का स्क्वायर. अभी आते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे f की जगह पे क्या लिखा आपने, m इंटू ए, और s की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, हाफ ए टी का स्क्वायर. क्लियर है, ओके. तो आप भाई साहब हाफ को इधर ले लो, m इधर हो गया, a इंटू ए, ये कितना हो गया, a स्क्वायर, t स्क्वायर तो पहले से ही था. ठीक है, इस वाले इक्वेशन पे आओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. ठीक है, तो अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, तो v क्या हो जाएगा, ए टी. दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, v स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगी, v की वैल्यू 80 आई, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है, ओके. तो अब बताओ भाई साहब, यहाँ पे a स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हो, हाफ m v स्क्वायर लिख सकते हो. दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग बॉडी. दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. आपकी पूरी वर्क और एनर्जी इन दोनों फॉर्मूलेस पे निपट जाएगी.
ठीक है, लेकिन कहाँ पे किस तरह से किसको लगाना है, दैट इज समथिंग दैट हैज़ टू बी बेसिकली लॉजिकली अंडरस्टूड। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगाते बैठेंगे तो फिजिक्स से सवाल नहीं होने वाले भाई। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूट 2 और 3, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे AT का स्क्वायर, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT, V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं AT, तो V स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाफ mv स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना आपने उस ऑब्जेक्ट पे काम किया है, ठीक है, उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ठीक है, तो जितना भाई साहब आप उस पर, जैसे समझो आपने बच्चों का टॉयज देखा होगा, उसमें चाबी लगाते हैं ऐसे। ठीक है, अभी तो सब ऑटोमेटेड फॉर्मेट्स में आ गए, तो पहले के ज़माने के जो टॉयज होते थे ऐसे चाबी घुमा देते हम, तो जैसे आप चाबी छोड़ते हैं वो टॉय आगे जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे स्प्रिंग है बेसिकली, इस स्प्रिंग को क्या कर दिया आपने, वाइंड कर दिया है। अभी आपने स्प्रिंग को ऐसे वाइंड कर दिया है, जैसे आप चाबी को छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग खुलेगा अपने आप। स्प्रिंग हमेशा आपके अगेंस्ट में काम करेगा। ठीक है, आपने अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो भाई साहब फट से एक्सपैंड करेगा। अगर आपने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया है, जैसे आप छोड़ेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा। अगर आपने स्प्रिंग को ऐसे घुमाया है, ठीक है, तो वो भाई साहब जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो उल्टा घूमेगा। ठीक है, दैट इज हाउ बेसिकली दीज थिंग्स एक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो गेन होता है किसी ऑब्जेक्ट से, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ mv का स्क्वायर। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी, ये वाला कौन सा एनर्जी है? क्रिस, क्या है? काइनेटिक एनर्जी। व्हाई? बिकॉज इट इज बेसिकली कंसर्न विद द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब भी आप बॉडी के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। When you're talking about the energy possessed by a body due to its position or state, then you're talking about the potential energy. ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ओके, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। ओके, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर ये कूद गया तो गया काम से। ठीक है, सो इट हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी। द बॉय इज एट रेस्ट, however he has a very high amount of potential energy। ठीक है, अगर ये कूद गया तो गया काम से। ठीक है, so that is called potential energy। energy due to position, so energy due to position of a body is called potential energy and energy due to motion of a body is called kinetic energy। क्लियर हम भाई साहब? क्लियर हम? क्या तुम्हारे अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी है? बैठे हुए हो, इस बैठे हुए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है क्या? हाँ, क्यों? रेस्ट पोजीशन पे हो, लेकिन क्या कैसे प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? हाउ कैन यू प्रूव दैट यू हैव पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, क्या बोला? कहाँ तुम बायो में कहाँ जा रहे हो भाई साहब? फिजिक्स, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारे हार्ट की वजह से हो रहा है, हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। दैट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आई एम आस्किंग, यू आर सिटिंग ऑन योर बेंचेस राइट नाउ, आर यू हैविंग पोटेंशियल एनर्जी? एक को लात मार के गिरा दो भाई साहब, लगेगा कि नहीं? उसको लगेगा ना भाई, थोड़ा बहुत तो लगेगा, हड्डियां नहीं टूटेंगी, लगेगा तो। ठीक है, तो आपका क्यों भाई साहब, व्हाई आर यू गेटिंग हर्ट? बिकॉज स्टिल एट दिस पोजिशन यू विल हैव सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी दैट यू माइट हैव विल बी लेस। ठीक है, हाउएवर यू स्टिल हैव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके, सो भाई साहब देखो, ये कंप्रेस स्प्रिंग, अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, ये क्या होगा? जैसे आप इसको छोड़ेंगे, जैसे ही आप फोर्स को विड्रॉ करेंगे अपने दोनों हाथ से, जैसे फोर्स को विड्रॉ किया तो ये क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। आपके गाड़ियों में स्प्रिंग्स होते हैं ताकि आपकी हड्डियां सही सलामत रहें। ठीक है, आप अगर भाई साहब कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते रहेंगे तो उसमें भाई साहब ये स्प्रिंग्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ भाई साहब खड्डों में से जाएंगी ही, ठीक है, बम्पर्स में से जाएंगे ही, तो जितनी बार भी जाएंगे आपके भाई साहब ये योर स्पाइनल कॉर्ड विल बेसिकली फेस जर्क्स एंड दैट माइट कॉज इंजरीज। ठीक है, खैर ये हो गया आपका कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग। ये किस टाइप का एनर्जी हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप इसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, आप इसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यू आर बेसिकली चेंजिंग इट स्टेट। एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट, यू आर कंप्रेसिंग इट। ठीक है, तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। फ्लाइंग एरोप्लेन, ये किस टाइप का एनर्जी हो गया? सिर्फ काइनेटिक?
भाई फ्लाइंग है, फ्लाइंग, इज इट गेनिंग हाइट? इसीलिए आपको देखो एरोप्लेन दो टाइप का होता है, मतलब दो टाइप का नहीं, एक टाइप का ही होता है, लेकिन एरोप्लेन का मोशन दो टाइप का होता है। रनवे पे बिफोर टेकिंग ऑफ भाई साहब बहुत देर तक वो चलता है, बहुत जोर से वो जाता है रनवे पे, उस टाइम पे उसका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। जब रनवे पे वो दौड़ रहा है तो एरोप्लेन का भाई साहब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। द मोमेंट इट टेक्स ऑफ then it has got both kinetic energy and potential energy, because now it is gaining height and it has got motion as well. समझ में आ रहा है ये? Till the time it is grounded and moving, no matter with whatever speed it is moving, it is only having kinetic energy. The moment it takes off, it will have both motion as well as considerable height gain, because of which it will have both the formats of energy, that is kinetic as well as potential. Clear है? बहुत हंसी आ रही है। ओके, फ्लाइंग है, ये कैसे हो रहा है? कोई मक्खी फिर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसमें दोनों भी होगा, ठीक है, बिकॉज दिस बॉडी इज मूविंग, तो मूविंग की वजह से इसका काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस बॉडी इज गेनिंग हाइट, सिंस इट इज गेनिंग हाइट, सो इसके वजह से इसका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो द मोमेंट द एरोप्लेन बेसिकली टेक्स ऑफ, इट विल हैव बोथ फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। टिल द टाइम इट इज ग्राउंडेड, इट विल ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड इट इज मूविंग, ठीक है। सो एनर्जी ड्यू टू बोथ पोजिशन एंड मोशन, ठीक है। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड. What is the kinetic energy? क्या हो जाएगा भाई साहब? आरुष, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? बोल 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 जल्दी. हाफ एम वी का स्क्वायर. मास यहां पे कितना है? 15 kg है. वी कितना है भाई साहब आपका? 4 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर. So this will be half into 15 kg into 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. 2 8 जा 16, 8 जा 40, 8 1 जा 8, 120 कितना आ गया बोलो? kg. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, दिस विल बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ये क्या हो जाएगा? न्यूटन. ये क्या हो जाएगा? मीटर. न्यूटन मीटर क्या हो जाता है आपका? जूल्स. ठीक है. तो आप एक न्यूटन मीटर को 1 जूल लिख सकते हैं, या 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर को भी 1 जूल लिख सकते हैं, विच मीन्स वॉट? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल्स. क्लियर? नहीं है यार, किधर चला गया पानी? मैम लेके देखो भाई साहब, इंसान मर जाएगा, इनको परी नहीं है. ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल समझ में आ रहा है? तो आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. आपको सिर्फ थोड़ा सा यूनिट्स को संभालना पड़ेगा. फॉर्मूलेज तो सही है, लेकिन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आपका जूल्स, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया आपका जूल्स. दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली कंसिडर, ठीक है. तो SI यूनिट एनर्जी का, अरे क्या साहब गड़बड़ हो गया, ठीक है. ओके, आपका भाई साहब SI यूनिट पूरा भाई साहब ठूस सास हो गया भाई साहब, है ना? बहुत बढ़िया. तो एनर्जी भाई साहब किस में मेजर होती है? एनर्जी बेसिकली इज मेजर्ड इन 1 जूल, ठीक है. सो इसका आपका आ गया भाई साहब 120 जूल्स, ठीक है. सर्टेन फोर्स, इसको जरा कीजिए भाई साहब, चलिए एकदम फटाक से कॉपी किताब निकालिए.
चलो रे जल्दी फटाफट। सोचो तुम। देखो इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपको स्लो डाउन करना है तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, है ना। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है भाई साहब, स्पीड रिड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। देखो अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास, कोई 20 kg मास का कोई बॉडी है और इस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, मतलब ब्रेक वाला फोर्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को इसने रिड्यूस कर दिया है। कहाँ से कहाँ तक, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड तक। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो द फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी। आर वी क्लियर भाई साहब, वो मोशन के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, इसीलिए तो उसका स्पीड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, E1, लेट्स से ke1 की वैल्यू हाफ m v1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसा रखना चाहे तो ऐसे ही रखिए, ठीक है, बाद में आप वैल्यूज डाल दीजिएगा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी हाफ m v2 का स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो जाएगा, बोलो, ke1 माइनस ke2। वर्क डन इज वॉट, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ये आपका चेंज इन एनर्जी हुआ, यही हो गया ना भाई साहब। तो दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन, बस खत्म भाई साहब, चेंज इन एनर्जी विल बी द वर्क डन, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, तो हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m v2 का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली व्हाट, वर्क डन, है ना, ये हो जाएगा आपका वर्क डन। आप इसमें भाई साहब निकालो वर्क डन, अभी आप भाई साहब कॉमन निकाल लो, हाफ m यहाँ पे v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ले लो, है ना। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप वैल्यूज डाल के भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं, हाफ m v1 प्लस v2 v1 माइनस v2, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो हाफ m की वैल्यू डाल दो 20, v1 प्लस v2 कितना हो गया आपका 5 प्लस 2 और v1 माइनस v2 5 माइनस 2, ये हो गया 2 10 20, 10 इंटू 7 इंटू 3 17 इंटू 3 दैट इज 210 जूल्स, बस सिंपल, ठीक है, ये होगा ना 7 3 21 210 जूल्स। क्लियरम। तो आपका भाई साहब चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। आपका यहाँ पे पता चल रहा है इसका हाइट क्या है नहीं है, सिर्फ भाई साहब मोशन पता चल रहा है। एक भाई साहब उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 और दूसरा वेलोसिटी दिया हुआ है 2, तो इसमें इसके अंतराल में इसका कितना चेंज हुआ भाई साहब, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, दैट विल बी बेसिकली चेंज इन एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। क्लियर भाई साहब। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आप ऐसा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे भाई साहब इसमें तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने जो आपको दिखाया वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, माइनस 210 जूल्स एनर्जी आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। द वर्क डन बाय द फोर्स इज 210 जूल्स एंड द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज रिटार्डिंग इन नेचर। मतलब ये बॉडी भाई साहब ऐसे जा रही होगी और इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इस तरफ लग रहा होगा। ब्रेक का फोर्स कैसे लगता है, अगेंस्ट लगता है।
तो बॉडी के मोशन के अगेंस्ट है, इसीलिए आपका नेगेटिव साइन है। ठीक है, क्लियर है? तो वही 210 जूल्स ही आएगा। द फोर्स बेसिकली इज रिटार्डिंग इन नेचर, मतलब आपके वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है। तो दिस फोर्स इज बेसिकली डूइंग व्हाट? it is decreasing the velocity of the body, so hence this force will be of retarding nature, it will be retarding the force in the body. Clear है? Clear भाई साहब? Okay. Give reason kinetic energy is always positive. क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है भाई साहब, एकदम सिंपल हलवा रीजन है। काइनेटिक एनर्जी भाई साहब कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कम हुई, 5 से 2 हो गया उसका स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई। हाँ, मोशन में ही रहता है, कोई बॉडी रुकता नहीं है, बट कोई बॉडी तो रुकेगा ना। बहुत सिंपल सा है भाई साहब, बहुत ही सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। वाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, नहीं, पाथ का एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो पाथ डिफाइंड नहीं है। आपको मैंने अभी बताया ना कि आप ऐसे सीढ़ी से जाओ या ऐसे लिफ्ट से जाओ, आपका एनर्जी सेम ही होगा। सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, वेक्टर नहीं है ये। ठीक है, तो पाथ का कोई लेना देना नहीं है। और बताओ भाई साहब, एनीथिंग एल्स? अरे क्या है काइनेटिक एनर्जी? मैं आपको बोल रहा हूं ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? अच्छा जी, हाफ mv² होता है। ओके, मुझे बताओ किसी बॉडी का मास कभी नेगेटिव हो सकता है? ओके, नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी अगर नेगेटिव हुआ भी तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी हो जाएगा कि नहीं? ये एक तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, किसी बॉडी का मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। और किसी बॉडी का अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुआ भी तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी बेसिकली पॉजिटिव। चलाइए, उसको बंद कर दोगी प्लीज, थैंक यू। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? द मोमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब mv² आपका पॉजिटिव ही आना है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आर वी क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर? बड़ी हंसी आ रही है। तो फॉर्मूला क्या है भाई साहब काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv²। मास आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। इस देखो, ये हाफ तो नेगेटिव होने से रहा, ये तो कांस्टेंट है। किसी भी मास, बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और क्योंकि आपने v² ले लिया है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो स्क्वायर के चलते वो पॉजिटिव हो जाएगी। किसी नेगेटिव नंबर को अगर आप उठाते हो और उसका स्क्वायर कर देते हो, यू विल गेट पॉजिटिव आंसर ओनली। ठीक है, तो मास इज v कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हंसी रुक नहीं रही है बेटा, ठीक है, बट v² इज ऑलवेज पॉजिटिव। v² आपका हमेशा, अच्छा अभी आपका मतलब हंसी वैसे फ्लो हो रही है यहाँ, v² इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, v आपका भाई साहब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन v² इज ऑलवेज पॉजिटिव। v² आपका भाई साहब हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब। काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट ओनली इन वन फॉर्म, दैट इज पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स ही कभी नेगेटिव नहीं होंगे। हाफ mv² से बना हुआ है, हाफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मास ऑफ अ बॉडी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी अगर नेगेटिव हुआ भी तो v² के चलते भाई साहब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन। टुक कौन आवाज कर रहा है इधर? ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 1600 km/h। चलिए जल्दी, फटाफट, क्विक।
Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg। तो पहला काम यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 60 किलोमीटर पर आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को 60 km पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ठीक है, तो 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका भाई साहब 6 3 18, 6 10 60, ये हो गया आपका 50/3 कितना, मीटर पर सेकेंड, है ना। दिस विल बी द कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार। तो आपका भाई साहब स्टॉप अ कार है, मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, अरे भाई साहब 50/3 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्टॉप कर रहे हैं आप उसको, फोर्स अप्लाई करके आप उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0। ठीक है, ओके। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी द चेंज इन एनर्जी, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। ठीक है, अभी v आपका 0 है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, है ना। So that will be 0 minus half m क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे 1500 kg।
और u का स्क्वायर दैट इज 50/3 इंटू 50/3, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15 2 250, बाप रे भाई साहब बहुत लंबा है ये तो। 25 इंटू 25 ये हो गया आपका 625, 1 2 3 1 2 3 अपॉन 3, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द वर्क डन। तो इसका माइनस में आंसर आएगा, मतलब वर्क डन नेगेटिव इसलिए क्योंकि इस पे आप काम कर रहे हैं। कितना आ रहा है ये किसने कैलकुलेट किया? एनीवन? 3 लाख? ओके देखो यहाँ पे 50/3 हो गया, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी कितने की हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप द कार, ठीक है। तो आपका फाइनल एनर्जी माइनस दिस, सो दिस विल बी हाफ m0 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया हाफ mu का स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू, तो ये क्या, ठीक है, 1500 इंटू 50/3, तो आपका बचा भाई साहब -625/000, सो आ गया कितना? 20833.3। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप द बॉडी, ठीक है। क्लियर है? ओके, आपका कोई सवाल था? हाँ चाचा बोलो। हाँ जी बोलना है। एक मिनट भाई साहब, क्या होगा? जाइए।